या मोबाइल जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी और सिर्फ कुछ लोगों के घरों में वो बड़ा सा टेलीफोन हुआ करता था जिससे लोग दूसरे शहरों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से बात करते थे। फिर साल 2005 में लॉन्च हुआ नोकिया 1100 और इसके साथ ही इंडिया में मोबाइल एज की शुरुआत हो गई। नोकिया 1100 आज के फोन्स के कंपैरिजन में तो स्टोन एज का डिवाइस लगता है, लेकिन 2005 के टाइम में नोकिया 1100 भी एक फ्यूचर का गैजेट था जिसमें लोग कॉल करके बात तो कर ही सकते थे, साथ ही इसमें SMS, कैलेंडर, कैलकुलेटर जैसे फीचर्स के साथ वो आइकॉनिक स्नेक सेंसिया गेम भी था जिसे खेलकर हम में से ना जाने कितने लोग बड़े हुए हैं। इसलिए नोकिया का ये फोन मार्केट में आते ही हिट हो गया। इसके बाद नोकिया ने कई और मोबाइल फोन्स जैसे नोकिया 1101, 1108, 1110, 1112, 1116 और नोकिया 1200 लॉन्च किया जो सभी हिट रहे। वो वक्त ऐसा था कि इंडिया में मोबाइल का मतलब ही नोकिया हो गया था और इस मार्केट में नोकिया के सामने खड़े होने वाला दूसरा कोई नहीं था। वहीं 20 साल बाद जब हम 2025 की दहलीज पर खड़े हैं, मोबाइल मार्केट से नोकिया का नामो निशान तक मिट चुका है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि जिस नोकिया ने सालों तक इंडिया के मोबाइल मार्केट पर राज किया, उसके साथ ऐसा क्या ही हो गया कि आज उसे कोई पूछता तक नहीं है। और 2024 में नोकिया ने ऐसा क्या किया है कि लोग कहने लगे हैं कि नोकिया एक बार फिर से मार्केट में कमबैक करने वाला है और इस कमबैक का सीधा कनेक्शन इंडिया से कैसे है, जानेंगे ये सब कुछ आज की हमारी इस वीडियो में, जिसका टाइटल है द कमबैक स्टोरी ऑफ नोकिया, हिस्ट्री ऑफ नोकिया। एज अ कंपनी नोकिया की शुरुआत 12 मई 1865 में फिनलैंड के एस्पो में हुई थी, लेकिन तब ये कंपनी मोबाइल नहीं बनाती थी, बल्कि नोकिया का पहला प्रोडक्ट टॉयलेट पेपर और टिश्यू पेपर थे। इसके अलावा अपने शुरुआती दिनों में इन्होंने रबर के जूते भी बनाए, लेकिन फिर कंपनी ने 80s में एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री लेने का ऐलान कर दिया और यहीं से नोकिया के असली सक्सेस की शुरुआत होती है। नोकिया ने 1982 में अपना पहला मोबाइल फोन मोबिरा सीनेटर लॉन्च किया, जो कि कंपनी के लिए काफी फायदेमंद रहा। इसके बाद कंपनी ने कई और फोन भी मार्केट में लॉन्च किए और देखते देखते नोकिया वर्ल्ड की नंबर 1 मोबाइल कंपनी बन गई, जिसका रेवेन्यू 1996 में $8.7 बिलियन था, जो 2008 आते आते $71 बिलियन तक पहुंच गया था। ऐसा भी नहीं है कि नोकिया सिर्फ पैसा कमाने पर ही फोकस रही थी और उसके फोन कहीं से भी खराब थे, बल्कि 2008 तक तो हाल ऐसा था कि लोग नोकिया की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी और स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के फैन हुआ करते थे। लेकिन 2008 के बाद लोगों की पसंद धीरे धीरे बदलने लगी और लोगों को टिकाऊ की जगह दिखने में स्टाइलिश और नए नए फीचर से लेस फोन्स पसंद आने लगे। द फॉल ऑफ नोकिया। उधर एप्पल के स्टीव जॉब्स पहला आईफोन लॉन्च कर चुके थे, जो किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं था। 2007 में जहां दुनिया की सारी मोबाइल कंपनीज का फोकस कीपैड फोन्स बनाने में था, वहीं आईफोन में टच स्क्रीन और एक सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस था, जिसका मुकाबला ये बटन वाले फोन्स नहीं कर सकते थे। इसी के चलते आईफोन काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा थी तो उसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी। ऐसे में नोकिया ने तब एप्पल के इस नए स्मार्टफोन को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन यही नोकिया की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि 9 जनवरी 2007 के बाद, यानी जिस दिन आईफोन लॉन्च हुआ था, इस दिन से ही कई बड़ी कंपनीज स्मार्टफोन बनाने के काम में जुट गई थी, जिनमें से HTC भी एक थी। और इसी कंपनी ने दोस्तों गूगल के साथ मिलकर दुनिया का पहला एंड्रॉइड बेस्ड फोन HTC ड्रीम लॉन्च कर दिया। ये आईफोन का कॉम्पिटिटर तो था ही, साथ ही इसने नोकिया के साम्राज्य को हिलाने की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि एप्पल जहां अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS को सिर्फ अपने फोन में ही इस्तेमाल करता, वहीं गूगल ने एंड्रॉइड को ओपन सोर्स कर दिया, जिसका मतलब ये था कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी कंपनी यूज कर सकती थी। इससे हुआ ये कि मार्केट में कई चाइनीज कंपनीज भी अपने एंड्रॉइड फोन्स लेकर आ गई, जिसने प्राइस और फीचर्स में कॉम्पीट करना किसी भी ब्रांड के लिए मुश्किल हो गया और इस तरह मार्केट में टच स्क्रीन फोन्स का राज हो गया और नोकिया कंपटीशन से बाहर हो गई। ऐसा नहीं है कि नोकिया ने टच फोन्स बनाने की ट्राई नहीं की। N97 नोकिया का एक ऐसा फोन था जिसमें टच स्क्रीन के साथ साथ स्लाइडिंग कीपैड भी था, लेकिन नोकिया का ये फोन भी पूरी तरह से फेल साबित हुआ। अब जहां एप्पल का सारा फोकस आईफोन के जरिए लोगों को एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने पर था, वहीं नोकिया के N97 जैसे फोन्स इसमें कामयाब नहीं हो पाए। ना तो उसका टच स्क्रीन ठीक से काम करता था, ना ही स्लाइडिंग कीपैड। लेकिन जो चीज N97 के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना, वो था इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन, जिसे नोकिया के इंजीनियर्स ने एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS को टक्कर देने के लिए बनाया था। N97 के फेल होने के बाद भी नोकिया के पास मौका था कि वो एंड्रॉइड फोन बनाकर खुद को प्रॉफिट में बनाए रखता, लेकिन नोकिया ने एक बार फिर से गलत फैसला लिया और एंड्रॉइड की जगह अपने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही टिका रहा, जबकि सिम्बियन एंड्रॉइड और iOS के कंपैरिजन आउटडेटेड हो चुका था। यही वजह थी कि एक के बाद एक नोकिया के स्मार्टफोन फ्लॉप ही रहे। इसके बाद नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील साइन की और अपने फोन्स में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह माइक्रोसॉफ्ट का OS डालकर लूमिया सीरीज निकाली, जिसमें उनके पहले डिवाइसेस थे नोकिया 800 और लूमिया 710। नोकिया को उम्मीद थी कि उसके दोनों फोन्स उसे एक बार फिर
इसे मार्केट का किंग बना देंगे, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। लोगों को नोकिया के ये दोनों ही फोन पसंद नहीं आए। ये एंड्रॉइड के मुकाबले काफी स्लो थे और इनका यूजर एक्सपीरियंस भी उतना अच्छा नहीं था। नोकिया ने इसके बाद भी कई विंडोज ओएस वाले फोन्स लॉन्च किए, पर कोई भी नोकिया का कमबैक नहीं करवा सका। ऐसे में कंपनी ने अपने मोबाइल डिवाइसेस एंड सर्विस यूनिट को ही बेचने का फैसला कर लिया, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 7.2 बिलियन में खरीद लिया। लेकिन एक साल के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट को भी समझ में आ गया था कि वो नोकिया को ज्यादा दिनों तक मार्केट में नहीं चला पाएंगे, इसलिए कंपनी ने 2014 में इससे अलग होने का फैसला किया। नोकिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उनकी कंपनी जिसका रेवेन्यू 2008 में $71 बिलियन था, वो 2014 आते आते सिर्फ $3.5 बिलियन का रह गया था। इसके बाद नोकिया ने खुद को बचाने के लिए एंड्रॉइड फोन भी बनाना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब नोकिया का कमबैक करना नामुमकिन हो चुका था। अब कंपनी ने भी धीरे धीरे मोबाइल फोन इंडस्ट्री से खुद को दूर तो नहीं किया, लेकिन इसे कम जरूर कर दिया, जिसके चलते लोगों ने इसे द एंड ऑफ नोकिया समझ लिया। पर ऐसा नहीं है, बल्कि जब सारी दुनिया ये मानकर बैठ गई कि नोकिया खत्म हो गया है, तब नोकिया ने सीक्रेटली एक ऐसा काम किया जिसके चलते दुनिया भर की टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनीज चाहकर भी नोकिया को इग्नोर नहीं कर सकती। दरअसल जब 2014 में कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए स्टीफन इलॉप को हटाकर राजीव सूरी को अपना नया सीईओ बना लिया था और राजीव ने मोबाइल की जगह नोकिया के एक और डिवीजन नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स पर फोकस किया, जो टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी चीजें बनाती थी। राजीव 1990 से ही नोकिया के साथ काम कर रहे थे। साथ ही उन्होंने 2014 में ही समझ लिया था कि टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया बहुत जल्द और बहुत तेजी से बदलने वाली है, इसलिए राजीव ने 5G टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया। राजीव और उनकी टीम ने 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2018 में अपनी पहली सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी लॉन्च की, जो था नोकिया रीफ शार्क चिपसेट। बता दें कि रीफ शार्क चिप 5G नेटवर्क से जुड़े इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इन्हें उन मोबाइल टावर और एंटीनास में यूज किया जाता है जो 5G सिग्नल्स को रिसीव करके आपके मोबाइल फोन में भेजने का काम करते हैं। नोकिया का रीफ शार्क चिपसेट ये काम 84 Gbps की अमेजिंग स्पीड से कर सकता है, जो मार्केट में अवेलेबल बाकी के 5G चिप्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी कंपनियों ने नोकिया की इस टेक्नोलॉजी को हाथों हाथ लिया और आज नोकिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज जैसे AT&T, वोडाफोन और NTT डोकोमो के साथ काम करता है। यहाँ 2020 आते आते नोकिया 100 से भी ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज के साथ डील कर चुका था। वहीं 2024 में ये नंबर 300 के पार पहुंच चुका है, जिसमें इंडिया की एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का नाम भी शामिल है। और इन डील्स के जरिए नोकिया ने अपना मोबाइल फोन्स का रेवेन्यू खोने के बाद एक स्टेबल स्ट्रीम ऑफ इनकम कंपनी के लिए जनरेट की है। पिछले साल नोकिया का रेवेन्यू $24 बिलियन था, जो 2008 के मुकाबले तो कम है, लेकिन 2014 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अब भले ही नोकिया मोबाइल बाजार में विफल रही हो, लेकिन उसने 5G चिप बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। नोकिया की ये स्टोरी बताती है कि जहां कई गलत फैसलों की वजह से आप बर्बाद हो सकते हैं, वहीं एक सही फैसला आपकी डूबती नैया को बचा भी सकता है। वैसे आपने नोकिया का कौन सा फोन चलाया है और आपका फेवरेट कौन सा था, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब फैक्टिफाइड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।